हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट 9 को। तो इसमें हम सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आया हुआ एसएससी एमटीएस 2024 में। ठीक है, देख लेते हैं क्या बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन बैडमिंटन हाउ हाई अबव द ग्राउंड इज द नेट पोजीशन एट द सेंटर। तो देखो, यहाँ पे बात हो रही है कि बैडमिंटन जो खेल है ना, उसमें ग्राउंड से सेंटर में, ठीक है, ग्राउंड से, एक मिनट, ये लिखने में क्यों नहीं बन रहा, ग्राउंड से सेंटर में नेट पोजीशन कितना होता है। ठीक है, देखो ऑप्शन में दे रखा है हमें ये 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट, 5.5 फीट। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 5 फीट। ठीक है, 5 फीट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो, जो बैडमिंटन है 5 फीट करेक्ट आंसर है। Badminton is a racket sport played by either two opposing players, singles, or two opposing पेयर्स, डबल्स। देखो, जो बैडमिंटन है ना, वो एक रैकेट वाला स्पोर्ट है। इसमें हम रैकेट के थ्रू खेलते हैं। रैकेट तो पता ही होगा ना, जिससे हम ऐसे मारते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इसमें ना दो अपोजिंग प्लेयर होते हैं। सिंगल्स में दो अपोजिंग प्लेयर्स होते हैं, और दो में भी दो अपोजिंग प्लेयर होते हैं, ये डबल्स वाले में भी। ठीक है, अब देखो, बैडमिंटन कोर्ट का जो डायमेंशन है, ये यहाँ पे कुछ एडिशनल में जो एक्स्ट्रा चीजें दी हुई है ना, वो चीजें हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बैडमिंटन के कोर्ट का जो डायमेंशन होता है सिंगल्स में, ठीक है, बेसिकली देखो, बैडमिंटन में दो या फिर चार खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, दो या चार प्लेयर होते हैं। और सिंगल्स में जो बैडमिंटन कोर्ट का जो डायमेंशन है वो क्या होता है, लंबाई इसकी होती है 44 फीट की, और इसकी जो विड्थ होती है, जो इसकी चौड़ाई होती है, वो होती है 17 फीट की। ठीक है, 44 फीट को मैं कह सकती हूँ 13.41 मीटर, और 17 फीट को मैं कह सकती हूँ 5.18 मीटर। ठीक है, द विड्थ एक्सटेंशन टू 6.1 मीटर इन डबल्स। जब डबल्स में होता है ना, जब ज्यादा लोग होते हैं इसमें, तो क्या होता है, जो इसकी विड्थ है ना, वो बढ़ जाती है, 6.1 मीटर ज्यादा बढ़ जाती है। तो टोटल हम कह सकते हैं कि 17 से ना ये 20 फीट हो जाती है। ठीक है, द नेट इज 1.55 मीटर एंड हाई एट द एंड्स एंड 1.5 मीटर्स। देखो, बात हो रही है ना कि यहाँ पे जो इसके नेट पर, इसके छोर पर ना 1.55 मीटर का, हम कह सकते हैं 5 फीट 1 इंच ऊंचा होता है, और बीच में ना ये 1.52 मीटर, यानी कि 5 फीट ये होता है, ये 5 फीट होता है इसके मिडल में। ठीक है, ये याद रखेंगे। द बर्डी ऑल्सो रेफर्ड टू अ शटल कोक। बर्डी समझते हैं ना, जब हम बैडमिंटन खेलते हैं तो कुछ इस तरह का होता है हमारे पास। यहाँ पे मैं इमेज बना के दिखा दूँ, कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, ऐसा करके, जिससे हम खेलते हैं, जो रैकेट होता है, और रैकेट नहीं, जो इसको हम देखो शटल कॉक भी बोलते हैं, और इसको बर्डी भी बोलते हैं, जिससे हम इसको खेलते हैं। ठीक है, तो इसकी जो ये बना होता है 16 फेदर से, 16 इसमें पंख होते हैं यहाँ पे। ठीक है, द बर्डी इज बिटवीन, ये जो बर्डी होता है ना, वो 62 से 70 mm लॉन्ग होता है। और इसकी वेट की बात करें ना, तो ये 4.74 या फिर 5.5 ग्राम के बीच में होता है। ठीक है, तो बहुत हल्का होता है। आपने देखा होगा, ये जो होता है ना, ये काफी हल्का होता है, उसको खेलने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छा, बैडमिंटन से ना, बैडमिंटन के तो हमने सारी चीज पढ़ ली है। थोड़ा सा एडिशनल में एक चीज और याद रखेंगे। देखो, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 1 फुट, 1 फुट में 12 इंच होते हैं, ये याद रखेंगे। 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंच। और ये भी याद रखेंगे कि 1 फुट में साथ में 30 यहाँ पे नहीं लिखती हूँ मैं, यहाँ लिख दूँ 30.48 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, दोनों याद रखेंगे। इंच इतने 12 इंच होते हैं, और सेंटीमीटर में 30.48 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो इतना आप याद रखते रखते चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ 3 टाइम ओलंपियन पीटी उषा ब्रोक द एशियन गेम्स रिकॉर्ड इन 4 इवेंट्स, 200 मीटर, 400 मीटर, 400 मीटर हर्डल्स। ये देखो, यहाँ पे बात हो रही है ना कि
3 टाइम ओलंपियन रह चुकी है ये पीटी उषा, ठीक है। और इन्होंने ना एशियन गेम्स में ना 4 इवेंट्स में ना अपना रिकॉर्ड भी तोड़ा है, ठीक है। तो ये जो रिकॉर्ड तोड़ा है उन्होंने कहाँ पर तोड़ा है, जो इन्होंने खेल में रिकॉर्ड तोड़ा है? देखो एसएससी एमटीएस ना 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है ये देखो लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो देखो ऑप्शन में है न्यू दिल्ली, बीजिंग, सियोल, हिरोशिमा। देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना सियोल, ठीक है। ये सियोल ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखो ये सियोल है कहाँ? तो देखो ये साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, साउथ कोरिया, ठीक है। साउथ कोरिया की ये कैपिटल है। और यहाँ पे देखो पीटी उषा के बारे में आया ना, तो थोड़ा सा ना इनके इनसे रिलेटेड ना एक्स्ट्रा चीजें हम जान लेते हैं पीटी उषा के बारे में, क्योंकि एग्जामिनर पीटी उषा से रिलेटेड चीजें पूछता ही है। अब देखो पीटी उषा, इनको ना गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है, गोल्डन गर्ल। और साथ में ना इनको पयोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। पयोली एक्सप्रेस क्यों? क्योंकि ये पयोली गांव से बिलोंग करती थी, ठीक है। पयोली गांव है कहाँ? केरल में है ये। अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन तो देखा ही नहीं ना हमने। हाँ इसका देखो ये ना एक्सप्लेनेशन है। पीटी उषा के नाम का फुल फॉर्म याद रख सकते हैं। वैसे तो एग्जाम में नहीं आता है, बट कुछ नहीं पता हमें, वैसे बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो देखो इनका पूरा नाम का फुल फॉर्म है पिलावुल कांडी थेरा अ, थेक्कर पराम्बिल उषा। पिराबुल कांडी थेक्कर पराम्बिल उषा केरल से बिलोंग करती है, ठीक है। पयोली एक्सप्रेस कहा जाता है और गोल्डन गर्ल कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो हमारा चिप, कॉन्डोर, डफ एंड ड्राइवर आर सम ऑफ द टर्म्स यूज्ड इन। ये कुछ टर्म्स है जैसे चिप हो गया, कॉन्डोर हो गया, डफ हो गया, ड्राइवर से, ये कौन से खेल में यूज किया जाता है? तो देखो ऑप्शन में हॉर्स पोलो, गोल्फ, चेस, स्विमिंग। देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोल्फ। गोल्फ खेल में ये सारे टर्म्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब गोल्फ है, गोल्फ खेल जो है इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है आपको। गोल्फ खेल में सिर्फ इतना याद रखेंगे कि जो गोल्फ खेल है ना, इससे हाँ गोल्फ खेल से रिलेटेड ना एक इम्पोर्टेंट टर्म ये है, एक आता है वॉकर कप। वॉकर कप, तो देखो वॉकर कप ना गोल्फ खेल से संबंधित है, और वॉकर कप का नाम रखा गया है जॉर्ज हर्बर्ट वॉकर के नाम पर, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, बाकी इसको आप पढ़ सकते हैं ये सारा, ये सब चीज़ें, ठीक है। बाकी और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, पढ़ लेना आप इसको। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन बास्केटबॉल हाउ many points are awarded when a basket is scored from outside the 6.25 मीटर लाइन। तो देखो यहाँ पे बात हो रही है कि बास्केटबॉल में ना 6.25 मीटर लाइन के बाहर ना, लाइन के बाहर जो बास्केट स्कोर होता है ना, बास्केट स्कोर करने पर यहाँ पर कितने पॉइंट्स दिए जाते हैं जब हम बास्केट स्कोर करते हैं? तो देखो ऑप्शन 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 3 पॉइंट, 2 पॉइंट। करेक्ट आंसर है 3 पॉइंट्स दिए जाते हैं इसमें, ठीक है। एज इट इज मतलब एक नंबर में याद रखने वाला क्वेश्चन है कि इसमें 3 पॉइंट्स दिए जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 पॉइंट्स हमारा करेक्ट आंसर है। और फील्ड गोल, देखो फील्ड गोल क्या होता है? तो रेगुलरली जो हम खेलते हैं ना, रेगुलरली जब हम ये खेल खेलते हैं इसके दौरान पर ना कोर्ट पर कहीं भी एक मिनट। तो देखो फील्ड गोल वो होता है कि जब हम रेगुलरली खेल रहे हैं ना, तो उसके दौरान कोर्ट पर कहीं पे भी जो बनाया जाता है ना बास्केट, उसको हम कहते हैं फील्ड गोल कहते हैं, ठीक है। अ फील्ड गोल मेड विद इन द 3 पॉइंट्स लाइन इन वर्थ 2। और ये ना 3 पॉइंट लाइन के भीतर ही बनाया होता है, और ये फील्ड गोल वर्थ है 2 पॉइंट्स के बराबर। यहाँ पे सिर्फ याद ये रखिए बास्केटबॉल में ये जो 3 पॉइंट्स दिए जाते हैं, ठीक है। मैं सारे इंपॉर्टेंट बताऊंगी, फालतू का आपको कुछ नहीं बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द राइफल in the shooting sport is single loaded dash millimeter caliber the inner diameter of the gun barrel which is used across all event। तो देखो यहाँ पे बात हो रही है कि हमारा जो ये राइफल होता है ना शूटिंग स्पोर्ट में सिंगल लोडेड होता है, तो कितने होता है ये, इसका साइज पूछा गया है। तो देखो ये होता है हमारा
5.6 mm, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5.6 mm होता है ये। और इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। हाँ, देखो यहाँ पे ना ये 3 तरह के ओलंपिक शूटिंग फीचर्स 3 टाइप्स ऑफ गन। तीन तीन तरह के गन होते हैं। यहाँ पे राइफल होता है, पिस्टल होता है, शॉर्ट गन होता है। यूज एट डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, 25 मीटर और 50 मीटर, ठीक है। राइफल्स एंड पिस्टल्स आर सिंगल लोडेड। राइफल और पिस्टल ये सिंगल लोडेड होता है विथ राइफल्स यूजिंग 5.6 mm कैलिबर। मैंने अभी बताया ना 5.6 बताया ना। और पिस्टल्स वो होता है 4.5 mm का, ठीक है। ये सारा आप देख सकते हैं। अब देखो शॉर्ट गन, ये इसमें 12 गैस होते हैं टोटल और इसका जो साइज होता है 18.5 mm होता है, ठीक है। ये सारा याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो which of the following fictional town is mentioned in the English novel In Custody written by अनीता देसाई। अनीता देसाई के द्वारा ना जो ये नॉवल लिखा गया ना, इन कस्टडी, तो इसमें ना एक फिक्शनल टाउन का मतलब क्या कहते हैं, एक काल्पनिक शहर। तो एक काल्पनिक शहर की चर्चा की गई है। तो ये काल्पनिक शहर है कौन सा इसमें? देखो अब देखो, जिसने ना ये नॉवल पढ़ा होगा ना इन कस्टडी, उसको तो ये पता होगा। बट हम एसएससी वाले स्टूडेंट, हमारा खुद का तो अपना सिलेबस खत्म ही नहीं होता। हम ये नॉवल पढ़ने के लिए कहाँ से टाइम निकाले भाई, है ना। नॉवल कहाँ से पढ़े, अलग से जो भी लिटरेचर है वो कहाँ से पढ़े। बट हमें तो याद करना है ना। तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा मीरपुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 में हमको दिख रहा है ना, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 में हमको दिख रहा है ना मीरपुर, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये काल्पनिक शहर है जिसकी चर्चा हुई इन कस्टडी में। नेक्स्ट देखो यहाँ पे मीर इन कस्टडी, ये 1984 में लिखा गया था। इस नॉवल को दिल्ली में ही जब थी ये अनीता देसाई, ठीक है। हर अदर नॉवेल्स इंक्लूड, अब अनीता देसाई एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो जाता है, तो इनसे बनने वाली और कितनी बुक्स हो जाएंगी, तो देखो और कुछ है जैसे जर्नी टू इथाका, पहला ये हो जाएगा। लाइट क्लियर लाइट ऑफ डे, दूसरा ये हो जाएगा। फास्टिंग फिस्टिंग, तीसरा ये हो जाएगा। द जिग जैग वे, चौथा ये हो जाएगा। एंड द पीकॉक गार्डन, ये आपका पांचवा हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। मालगुडी is a fictional town located in South India in the novels short stories of आर के नारायण। देखो एक आता है मालगुडी, मालगुडी डेज, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसको लिखा गया है आर के नारायण के द्वारा। और ये इनकी कहानी में ना एक फिक्शनल जगह है ये। बट बेसिकली देखा जाए ना तो मालगुडी ना एक जगह का नाम भी है जो कि हमारे साउथ इंडिया में है, ठीक है। अब है लिली पुत, फिक्शनल आइलैंड नेशंस दैट अपीयर्स इन द नॉवल गुलिवर्स ट्रेवल्स बाय जोनाथन स्विफ्ट। जोनाथन स्विफ्ट है ना जो राइटर, इनकी जो नॉवल है उसमें भी एक एक नाम आता है लिलीपुट का। तो ये क्या है, ये फिक्शनल आइलैंड है। रियल में ऐसा कोई आइलैंड नहीं है, बट इनकी स्टोरी में ये लिलीपुट एक आइलैंड है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु रोट द नॉवल द कैचर इन द राय। द कैचर इन द राय, ये नॉवल किसने लिखा हुआ है, तो किसके द्वारा लिखा गया? तो इसको लिखा गया है, एक मिनट ऑप्शन देख लें। हाँ, करेक्ट आंसर हो जाएगा जेडी सेलिंगर। देखो नाम थोड़ा अजीब से लग रहे हैं ना, क्योंकि ये इंडियन है ही नहीं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये अमेरिकन है। देखो ये दिख रहा है ना अमेरिकन, ये अमेरिकन ऑथर है, ठीक है। तो देखो एसएससी के एग्जाम को टफ बनाने के लिए एग्जामिनर अब अमेरिकन ऑथर के बारे में पूछ रहा है। सोचिए ना, बुक्स एंड ऑथर का टॉपिक ऑलरेडी इतना बड़ा है, बट अब जो एग्जामिनर है वो अमेरिका से भी पूछ रहा है। तो कितना टफ बना रहे हैं ये एग्जाम के लेवल को, ताकि बच्चे ना क्लियर कर पाए, है ना, और कम से कम लोगों को जॉब देनी पड़े। खैर कोई नहीं, ये तो एसएससी के जो भी डिपार्टमेंट है ये उनकी मर्जी है, हमें तो काम है पढ़ना, ठीक है। अब देखो जेडी सेलिंगर की और बुक्स कौन कौन सी हो जाएंगी। देखो ये हो जाएंगी 9 स्टोरीज, फ्रेनी एंड जूई, रेज हाई एंड द रूफ, ठीक है। अब एच.जी. वेल्स, ये भी एक नाम आया हमारे हमारे इसमें क्वेश्चन में। तो ये इनकी इनके द्वारा लिखी गई जो बुक्स है वो क्या है? द वॉर ऑफ वर्ल्ड्स, द टाइम मशीन, द इनविजिबल मैन। इनविजिबल मैन, मिस्टर इंडिया देखी है ना आपने, मिस्टर इंडिया, इनविजिबल मैन, ऐसे याद रख लेंगे ना। जो एच.जी. वेल्स मिस्टर इंडिया वाली बुक लिखी है इन्होंने, टाइम मशीन वाली लिखी है। अब अर्नेस्ट हेमिंगवे, इनके द्वारा क्या लिखा गया है? तो द ओल्ड मैन एंड द सी, ये लिखा गया है। द सन ऑल्सो राइजेस, ये लिखा गया है, ठीक है। ये सब ठीक है। मार्क ट्वेन, ठीक है। एडवेंचर ऑफ
हकलबेरी फिन, द इनोसेंट एब्रो, ये सब लिखा गया इनके द्वारा, ठीक है। तो ये आप एक काम कर सकते हैं, इस वीडियो को 1 से 2 बार देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, याद करने से याद तो नहीं होता, पर कोई चीज़ बार-बार सुने ना तो याद हो जाती है चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एपिक पोएम सावित्री डिस्क्राइब्ड बाय इट्स ऑथर एज अ लीजेंड एंड अ सिंबल वाज रिटन बाय। एक पोएम है सावित्री, ठीक है, और इसको कौन से ऑथर के द्वारा लिखा गया है? तो देखो ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष, महात्मा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर। करेक्ट आंसर हो जाएगा अरविंदो घोष। ये जो पोएम है ना सावित्री वाली, इसको लिखा गया है अरविंदो घोष जी के द्वारा, ठीक है। अब देखो अरविंदो घोष सावित्री पोएम वॉज बेस्ड ऑन लीजेंड्स ऑफ सावित्री एंड सत्यवान इन महाभारत। महाभारत में जो सावित्री और सत्यवान थे ना, उनकी कहानी पर ही बेस्ड है ये सावित्री पोएम, ठीक है। हिज अदर बुक्स, अब देखो अरविंदो घोष ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बन जाता है, तो इनके और इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन से हैं? तो द लाइफ डिवाइन है, द ह्यूमन साइकिल है, द सीक्रेट ऑफ द वेदा है, एंड द सिंथेसिस ऑफ योगा है। तो अरविंदो घोष की आप याद रखेंगे, इसके लिए तो मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगी, इसके लिए तो आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अरविंदो घोष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो वंस अ डांसर इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ। वंस अ डांसर किसकी ऑटोबायोग्राफी है? यामिनी कृष्णमूर्ति, ऑड्रे हेफबर्न, एलेग्रा कैंट, सुधा चंद्रन। देखो ये पहली बात तो ये अमेरिकन है ही नहीं जिसकी है ये ऑटोबायोग्राफी, ये है एलेग्रा कैंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये इंडियन नहीं है तो कहाँ से बिलोंग करती है? तो ये है अमेरिकन, ठीक है। देखो अमेरिकन से कितनी सारी चीजें पूछ रहा है ऑथर, ठीक है। एलेग्रा कैंट इज एन अमेरिकन वेलेट डांसर, ये डांसर है। हर अदर बुक्स इंक्लूड, अब इनकी और बुक्स कौन कौन सी है? तो ये है बेलरीना स्वान, डांसर्स बॉडी वॉक, ये हो जाएंगी। अदर ऑप्शंस में देखो यामिनी कृष्णमूर्ति का याद रख सकते हैं, ये बिलोंग करती है कौन से डांस से? तो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम, ये दोनों ही डांस से संबंधित हो जाएगी हमारी यामिनी कृष्णमूर्ति। और इनकी ना इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है अ पैशन फॉर डांस, इंपॉर्टेंट है ये, अ पैशन फॉर डांस, ठीक है, जरूर याद रखेंगे इसे, अ पैशन फॉर डांस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो हमारा, द फेमस नोबल द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज इज रिटन बाय। ये जो फेमस नोबल है द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज, देखो 2024 में ही आया हुआ है, और वो एसएससी एमटीएस में आया हुआ है ये। देख रहे हो एमटीएस का एग्जाम कितना टफ बनाया जा रहा है। तो द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज इसको लिखा गया है रोमिला शशि डेविड देविदार, एक मिनट, हाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा डेविड देविदार, इनके द्वारा इसको लिखा गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, डेविड देविदार is an Indian novelist. His other books include The Solitude of Emperors and Ithaka, रोमिला थापर, ठीक है। अब यहाँ पर ना, हाँ देखो रोमिला थापर, इनकी जो बुक है, रोमिला थापर की बुक हो जाएगी सामंथा, द पास्ट बिफोर अस। शशि थरूर की बुक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, द पैराडॉक्सल प्राइम मिनिस्टर, रायोट अ लव स्टोरी, ये इन्हीं की हो जाएंगी, ठीक है। अनीस सलीम की हो जाएगी द ब्लाइंड लेडीज डिसेंडेंट्स हो जाएगा, फ्लाई हसीना, ये सारे इनकी हो जाएंगी। देखो शशि थरूर का बहुत इंपॉर्टेंट है दी पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक रायोट अ लव स्टोरी, ये भी ठीक है, क्योंकि शशि थरूर है ना वो चर्चे में रहते हैं, इसलिए इनकी बुक्स इंपॉर्टेंट बन जाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट वुमन ग्रेजुएट ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाली पहली वुमन कौन थी? तो देखो ये थी हमारी पहली वुमन सरोजनी एनी बेसेंट कादम्बिनी गांगुली। देखो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कादम्बिनी गांगुली, ये करेक्ट आंसर है। ये पहली फीमेल थी जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई थी, और आया हुआ है एसएससी सीजीएल 2023 में ये, ठीक है। अब देखो कादम्बिनी गांगुली एंड चंद्रमुखी बासु वर द फर्स्ट बीए ग्रेजुएट इन द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। जब ब्रिटिश लोगों का शासन था ना हमारे इंडिया में, तब बीए करने वाली पहली फीमेल्स बनी थी ये दोनों, कादम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बासु, ये दोनों ही थी, ठीक है।
शी वॉज द साउथ एशियाज फर्स्ट फीमेल सर्जन, और ये साउथ एशिया की फर्स्ट फीमेल सर्जन भी बनी थी, जो सर्जरी वगैरह करते हैं। अब एक एडिशनल में याद रखेंगे, राजकुमारी अमृत कौर, ये इंडिया की फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी 1947 में जो बनी थी, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, राजकुमारी अमृत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो, हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेटेड द आइडियोलॉजी ऑफ ओरू जति, ओरू मतम, ओरू देवम, मनुष्यानु। देखो यहाँ पे ना कुछ अलग सी लैंग्वेज दी हुई है, पर कोई बात नहीं, हमें तो पढ़ना है ना। तो यहाँ पे देखो हिंदी भी दी हुई है कि वन कास्ट, वन रिलीजन एंड वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड। ठीक है, ये जो आइडियोलॉजी किसके द्वारा दी गई थी, किसने ऐसा कहा था? तो देखो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा नारायण गुरु। नारायण गुरु, ठीक है। तो ये एक लाइन, ये जो स्टेटमेंट है ना, कि वन कास्ट वन रिलीजन, जैसे आजकल सुनने में नहीं आता वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये कौन से स्टेट का है, तो सेम वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड, ये किसकी आइडियोलॉजी है, किसने ऐसा कहा है? तो ये नारायण गुरु ने कहा है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और है क्या याद रखने लायक? इसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ ये याद रखेंगे, ये जो लाइन कही गई है नारायण गुरु के द्वारा कही गई है। नेक्स्ट को पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स हैज बीन अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज। इनमें से किसको नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है? देखो ऑप्शन में करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। बचपन बचाओ आंदोलन का नाम सुना है आपने? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनके द्वारा ही लाया गया था, ठीक है। अब देखो जो कैलाश सत्यार्थी है ना, उनको अवार्ड दिया गया था नेवल पीस प्राइज के फील्ड में 2014 में। उनका जो स्ट्रगल रहा है ना बच्चों के लिए, जिन बच्चों को अब दबाया जाता है, आगे नहीं बढ़ने जाया जाता है, ठीक है, तो उनके लिए लड़े थे कि बच्चों को आगे बढ़ाया जाए, उनको एजुकेशन दिया जाए, इसलिए उसके लिए लड़े थे। और इन्होंने क्या कहते हैं, एक बचपन बचाओ आंदोलन, ये मूवमेंट भी लेकर आए थे, ये आंदोलन, ठीक है, 1980 में, ठीक है। इसलिए ये इनको बहुत मतलब कि ये जो है ना बचपन बचाओ आंदोलन, इनसे क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। और इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। अब देखो जैसे कि ना मैं बताऊं, बच्चों के जैसे बाल श्रम होता है, बंधुआ मजदूरी होती है, बाल तस्करी होती है, बच्चों की जो तस्करी की जाती है, इसके खिलाफ इन्होंने काफी आवाज उठाई थी, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन 2019 a minor planet between Mars and Jupiter was named after whom among the following Indian musician by the International Astronomical AU IAU। देखो 2019 में ना, यहाँ पे बात हो रही है कि 2019 में मार्स और जुपिटर के बीच में ना एक माइनर प्लेनेट खोजा गया था, एक छोटा सा प्लेनेट खोजा गया था, और IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा ना उसको एक नाम दिया गया था, और उसका नाम ना एक म्यूजिशियन के नाम पर था। तो कौन से म्यूजिशियन के नाम पर एक छोटे से प्लेनेट का नाम पड़ा? और देखो SSC सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है ये। तो देखो ऑप्शन में हरिप्रसाद चौरसिया, रविशंकर, उस्ताद हुसैन और पंडित जसराज। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पंडित जसराज, क्योंकि इनके नाम पर ही उस माइनर प्लेनेट का नाम रखा गया, ठीक है, याद रखेंगे। और ये जो माइनर प्लेनेट है ये खोजा गया था 2006 में, ठीक है। देखो यहाँ पे एडिशनल में देख लेते हैं, पंडित जसराज हमारा करेक्ट आंसर है। द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन हैज नेम्ड माइनर प्लेनेट 2016। इसका जो नाम था पंडित जसराज के नाम पर रखा गया, ठीक है। और इसको डिस्कवर किया गया था, इस प्लेनेट को 11 नवंबर 2006 को, एज पंडित जसराज ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन। वो ऐसे पहले म्यूजिशियन बन गए हैं, पहले इंडियन म्यूजिशियन बन गए हैं जिनको कि ये यूनिक रिकॉग्निशन मिली है, ठीक है, इनको ये सम्मान मिला, ये पहले म्यूजिशियन थे। तो फिर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये पहले ऐसे म्यूजिशियन है ना जिनका नाम एक प्लेनेट के नाम पर रखा गया है ना, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए तो मैंने 5 स्टार भी लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्ट्स डिजाइन द गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया को किसने तैयार किया था? हर्बर्ट बेकर, जॉर्ज विटेट, हेनरी विरविन, लॉरी बेकर। देखो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा जॉर्ज विटेट। अच्छा, आपको ना पीछे से थोड़ी सी ना स्पैरो वगैरह की आवाज आ रही होगी, तो उसको इग्नोर करना, ठीक है, क्योंकि इस चीज को तो मैं नहीं रोक सकती ना।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉर्ज विटेट। ठीक है, अब देखो ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है ना, गेटवे ऑफ इंडिया ये 1924 में बना था। द फाउंडेशन स्टोन वॉज प्लेस्ड इन 1911 इन बॉम्बे। ठीक है, देखो मैं आपको वैसे बता दूं क्या हुआ था कि गेटवे ऑफ इंडिया को ना 1911 में ना, जब हमारे इंडिया में जॉर्ज फिफ्थ आए थे और साथ में उनके जो क्वीन मैरी है ना, क्वीन मैरी, ये आई थी 1911 में। तो इनके आने पर ये मतलब एक आधारशिला रखी गई थी कि गेटवे ऑफ इंडिया हम बनाएंगे। ठीक है, तो 1911 में इन्होंने ये आधारशिला रखी और 1924 में बनके ये तैयार हो गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, 1924 में गेटवे ऑफ इंडिया बनके तैयार हुआ, 1924। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया है कहाँ, तो महाराष्ट्र मुंबई में है। बॉम्बे ये तो पहले नाम था, है ना, तो महाराष्ट्र मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, और कुछ है क्या याद करने लायक यहाँ पे? नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन रेसलर टू विन अ वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल? पहला इंडियन रेसलर कौन है जिसने की वर्ल्ड चैंपियन मेडल जीता है? ठीक है, तो ये कौन हो जाएंगे हमारे, ये हो जाएंगे हमारे उदय चंद। ठीक है, ये पहले हमारे वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीतने वाले रेसलर हैं। ठीक है, उदय चंद। और देख लेते हैं, उदय चंद ही वॉज अवॉर्डेड द फर्स्ट अर्जुन अवार्ड इन रेसलिंग इन 1961। देखो 1961 में इनको ना पहला रेसलिंग में इनको पहला अर्जुन अवार्ड मिला था। अर्जुन अवार्ड समझते हैं ना, जो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ही सिक्योर्ड अ ब्रॉन्ज इन द मेंस फ्री स्टाइल 67 kg कैटेगरी एट द 1961। और इन्होंने ना मेंस की फ्री स्टाइल कैटेगरी में 67 kg का ना एक ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था 1961 में। ठीक है, वर्ल्ड चैंपियंस जो कि योकोहामा में हुआ था। ठीक है, जापान में। अब के डी जादव बिकेम इंडिया फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक मेडलिस्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, और आज़ादी के बाद बने थे ये के डी जादव, ये भी याद रखेंगे, आज़ादी। ठीक है, ये सारे याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ और है कि इसमें? नहीं, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन अ मेडल एट द ओलंपिक? ओलंपिक में फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर कौन है मेडल जीतने वाली? तो देखो ऑप्शन में बबीता फोगाट, साक्षी मलिक, अलका तोमर, गीता फोगाट। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा साक्षी मलिक। साक्षी मलिक है ये। ठीक है, मैं यहाँ पे ना उनकी इमेज लगाना भूल गई हूँ, नहीं तो मैं आपको इमेज के थ्रू अच्छे से समझा पाती। साक्षी मलिक, वैसे आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं ना। अब देखो साक्षी मलिक, इससे एडिशनल में क्या याद रखेंगे, तो ना ये याद रखिए कि ये ना हरियाणा से बिलोंग करती है। ठीक है, साक्षी मलिक हरियाणा से। ठीक है, साक्षी मलिक शी वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन दी 58 kg कैटेगरी एट द 2016 रियो ओलंपिक्स में इन्होंने जीता था, 2016 का जो हुआ था। इन 2010 गीता फोगाट बिकेम द फर्स्ट फीमेल इंडियन रेसलर टू विन गोल्ड। और देखो कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीतने वाली पहली रेसलर ये कौन बनी थी? गीता फोगाट। और ओलंपिक्स में जीतने वाली बनी थी साक्षी मलिक। ठीक है, याद रखेंगे दोनों, साक्षी मलिक और गीता फोगाट। ठीक है, एक हो जाएगी हमारी ओलंपिक्स की और एक हो जाएगी हमारी कॉमनवेल्थ गेम्स की। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन रेसलर टू विन गोल्ड एट द वर्ल्ड चैंपियनशिप 2010? 2010 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले रेसलर कौन थे? गीता फोगाट है, सुशील कुमार है, अलका तोमर है, बजरंग पुनिया। देखो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ना ये सुशील कुमार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, ये ऑप्शन नंबर बी सुशील कुमार। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सुशील कुमार ही मेड हिस्ट्री इन द 2010 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप बाय विनिंग द टॉप स्पोर्ट इन द मेंस फ्री स्टाइल 66 kg कैटेगरी इन मॉस्को रसिया। देखो ये जो है ना सुशील कुमार, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हिस्ट्री बना दी 2010 में, जब वो वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत गए थे। टॉप टॉप पर थे वो। और ये जब 66 kg की कैटेगरी में ये जीते थे फ्री स्टाइल में, और ये मॉस्को रसिया में हुआ था। ठीक है, ही ऑल्सो वॉन अ सिल्वर मेडल इन लंदन ओलंपिक्स, और लंदन ओलंपिक्स में इनको सिल्वर मेडल भी मिला है। ठीक है, तो ये सारे ही याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, India's first indigenous aircraft dash conducted its maiden
सी ट्रेवल इन अगस्त 2021, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग मिलिट्री इक्विपमेंट इन इंडिया। बात हो रही है कि इंडिया के पहला जो इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है ना, डैश है वो, और इसने ना एक हिंट भी दिया है कि इसने ना अगस्त 2021 में ना एक सी ट्रेवल किया था, एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट सी ट्रेवल भी किया था। तो ये कौन सी मिलिट्री इक्विपमेंट है इंडिया की, मतलब कौन सा इनमें से हमें बताना है। तो देखो ऑप्शन में आईएनएस वायुदूत, आईएनएस स्वदेश, आईएनएस क्रांति, आईएनएस विक्रांत। देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना आईएनएस विक्रांत। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे, इट वॉज डिजाइंड एंड बिल्ट बाय कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। आईएनएस विक्रांत को डिजाइन किया गया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा कोची केरला में। ठीक है, और लॉन्च किया गया है इनटू वाटर 2013 में, इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स इज बीइंग बिल्ट एज इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट। इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट कौन सा बना है इनमें से। तो देखो ऑप्शन में है कांगड़ा एयरपोर्ट, लेह एयरपोर्ट, जम्मू एयरपोर्ट, श्रीनगर एयरपोर्ट। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें लेह एयरपोर्ट। ठीक है, नॉर्थ साइड में है ना बिल्कुल ये लेह एयरपोर्ट। ठीक है, लेह लद्दाख जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो ये पहला तो बन गया है। अब कार्बन न्यूट्रल मीन्स ये क्या होता है कार्बन न्यूट्रल, दैट द अमाउंट ऑफ कार्बन रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर इज यूज्ड टू द अमाउंट ऑफ कार्बन दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय कार्बन सिंक्स। देखो जितना भी कार्बन निकलेगा उसको ही उस मात्रा में ही क्या करना, उसको कम करना। ठीक है, जितना हम कार्बन यूज कर रहे हैं उतना ही हम उसको कम भी कर रहे हैं। तो ये होता है हमारा कार्बन न्यूट्रल्स। ठीक है, जितना रिलीज हुआ उतना ही क्या हुआ, एब्जॉर्ब भी हो गया। तो हमारे न्यूट्रल है चीजें, कुछ ज्यादा भी नहीं कुछ कम भी, तो न्यूट्रल होगा, इसलिए इसको कार्बन न्यूट्रल कहा गया है। अब देखो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन दिल्ली इज द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू अचीव नेट जीरो कार्बन मिशन। अब आईजी इन दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, वो नेट जीरो कार्बन एमिशन वाला पहला एयरपोर्ट बन गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एयरपोर्ट नेट जीरो कार्बन, यानी कि अब कार्बन का एमिशन ही नहीं करेगा, कार्बन का उत्सर्जन अब ये एयरपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, जिससे कि हमारा जो एयर है और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी अच्छा रहेगा। ठीक है, द AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज अ स्टेचुटरी बॉडी कंसिस्टेड अंडर द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो AAI ये तो हमारा ये स्टेचुटरी बॉडी है जो आता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत। ठीक है, 1984 में बना था। ठीक है, और इसको फाउंड किया गया था 1995 में। इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा राजीव गांधी भवन न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो न्यू दिल्ली में इसका AAI का हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यू दिल्ली में, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे। अच्छा 20 क्वेश्चन कर तो लिया हमने पूरा। देखो अगर अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और कुछ इसमें मॉडिफाई करने की जरूरत है या कुछ ऐड करने की जरूरत है या कुछ भी सुधार करने की जरूरत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।